Students, hello students. In our previous lecture, we studied about न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन. हमने न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ के बारे में पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि लॉज ऑफ मोशन की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, कैसे एरिस्टोटल ने एक फॉल्स फैलेसी दी थी, और उसके बाद जो गैलीलियो है उसने एक न्यू कंसेप्ट दिया और न्यूटन ने उस कंसेप्ट को फॉरवर्ड किया. तो आज हमारे पास न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड ये एक टॉपिक है. वो क्या है? इम्पल्स. इम्पल्स यहाँ पे क्या है? एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जब एक बहुत ही कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एक्ट करती है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? इम्पल्स. मतलब कि अ फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है वो चेंज कर सकती है. शॉर्ट टाइम के लिए एक लार्ज फोर्स एक्ट करेगी एक बॉडी पे और मोमेंटम है वो चेंज होगा. तो फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम producing change in momentum. मैथमेटिकली हम इसे इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं. अल्फ़ाबेटिकली हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और मैथमेटिकली ये क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम. मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम. अब देखना यहाँ पे जो टाइम है वो शॉर्ट होगा, मतलब कि छोटे टाइम में, और ये किस में रिजल्ट करती है? चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, इसे हम इम्पल्स बोलते हैं. तो आई से रिप्रेजेंट होगा F मल्टीप्लाई बाय टी, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है. और चेंज इन मोमेंटम से भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या चेंज इन मोमेंटम से को कैलकुलेट करके भी कि ऑब्जेक्ट का बिफोर कोलिजन या बिफोर इम्पैक्ट कैसा मोमेंटम था, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उसका मोमेंटम क्या था, और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उसका मोमेंटम क्या था. वो उन दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करके भी आप इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, इसका एग्जांपल है हमारे पास, एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है. नेल स्ट्रक ऑन वॉल. ठीक है, जब आप एक कील को गाड़ने की कोशिश करते हो वॉल पे, तो आप हथौड़े के शॉर्ट शॉर्ट इम्पल्स देते हो. मतलब आप ज़ोर से मारते हो हथौड़ा, बट बहुत ही कम टाइम के लिए एक बार. ऐसा नहीं है कि आप बहुत धीरे धीरे मारते रहोगे, बहुत टाइम के लिए मारोगे. नहीं, आप एक शॉट में ज़्यादा फोर्स मारने की कोशिश करते हो, और जो एक शॉट होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है. ऐसा नहीं है बहुत देर तक आप हथौड़ा नेल पे रखोगे. आप छोटे छोटे शॉट्स में नेल को अंदर डालोगे वॉल के. ठीक है, मतलब नेल को वॉल के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करोगे. तो ये एग्जांपल है इम्पल्स का. अब अगर हमें इसे डिराइव करना हो तो हम कैसे डिराइव कर लेंगे? तो लेट हमारे पास एक फोर्स है एफ वेक्टर. ठीक है, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, द वैल्यू ऑफ फोर्स ड्यूरिंग इम्पैक्ट एट एनी टाइम, हम एफ वेक्टर मान लेते हैं जो वैल्यू ऑफ फोर्स है ड्यूरिंग एन इम्पैक्ट एट एनी टाइम टी. ठीक है, सपोज कर लिया हमने, और उस टाइम पे हमारे जो मोमेंटम की वैल्यू है, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट. आपको ये एज इट इज नहीं उतारना है, आपको नोट्स सही से बनाने, डेरिवेशन प्रॉपर वर्डिंग के साथ लिखनी है. जो भी कंसिडरेशन लिख रहे हो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स के साथ लिखनी है. मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए शॉर्ट शॉर्ट लाइंस में लिख रही हूँ, क्योंकि कंडीशन ऐसी है कि बोर्ड भी छोटा है, और अगर आपको एक डेरिवेशन एक बारी में करवानी हो तो आपके 20 मिनट एक ही डेरिवेशन में लग जाते हैं, और इससे ज़्यादा लंबा वीडियो बना भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाता है अपलोड करने के लिए. सो इसीलिए प्लीज़ अपने नोट्स भी बनाएं, क्योंकि आप लोग मुझसे तो नोट्स मांगते नहीं हो. तो इसीलिए आप देख लें, समझ लें, और फिर नोट्स खुद ही बनाएं. तो हम कह रहे थे जो फोर्स है वो किसी बॉडी पे एक्ट कर रही है एट एनी टाइम टी है हमारे पास, और उस टाइम के दौरान जो मोमेंटम है ऑब्जेक्ट का वो क्या है? पी वेक्टर. तो अकॉर्डिंग टू
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मैंने बोला था ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स कैन बी गिवन एज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब ये चेंज इन मोमेंटम क्या है, यहाँ पे हम एफ फैक्टर इज इक्वल टू एम ए करते थे ना, जो एक्सेलरेशन होता था उसे डीवी बाई डी टी करते थे, डीवी बाय डी टी। ठीक है, तो हम इसे कंबाइनली एम डी एम वी बाय डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एम वी क्या होता है, मोमेंटम, दैट इज डी पी बाय डी टी। ठीक है, आप अगर चाहो तो अपनी डेरिवेशन लंबी करने के लिए आप इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हो। ठीक है, बट आपको ज़रूरत नहीं है, अगर अटेम्प्ट करोगे तो आपको वेक्टर्स का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बताया मैंने आपको कि एफ फैक्टर इज इक्वल टू डी पी वेक्टर बाय डी टी कैसे आ गया अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी क्या, हम इसे मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय डी टी इज इक्वल टू डी पी वेक्टर, मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे हम, सॉरी, इसमें हम इसे सिंपल एफ वेक्टर डॉट डी टी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वेक्टर्स में अभी आप मैथ्स में पढ़ोगे डॉट और स्केलर प्रोडक्ट्स होते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी मैं। डॉट प्रोडक्ट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और स्केलर प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लिकेशन से। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एफ डॉट डी टी लिखूँगी, फिलहाल आप ये ध्यान रखें यहाँ पे क्रॉस नहीं लिखेंगे। तो एफ वेक्टर डॉट डी टी, टी स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल करूँगी ऑन इंटीग्रेटिंग, नहीं पहले कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं, लेट एट टाइम टी दी ड्यूरेशन ऑफ टाइम बी वेरी स्मॉल। ठीक है, टाइम टी जो ड्यूरेशन है वो बहुत स्मॉल है, तो हम उसे कंसिडर कर लेते हैं क्या है, 0 to t। ठीक है, एंड चेंज इन मोमेंटम बी p1 वेक्टर एंड p2 वेक्टर। अब p1 वेक्टर क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हो हेयर, p1 वेक्टर इज इनिशियल मोमेंटम and p2 vector is equal to final momentum। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो मैं सिर्फ इसे अब डायरेक्ट इंटीग्रेट लिख करूँगी। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मैथ्स वाले भी मैथ्स में पढ़ेंगे, और जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए मैंने डिफरेंशिएशन स्मॉल बता दिया था कि अगर हमारे पास इंटीजर है तो हम जो उसकी पावर है उसको फ्रंट में लेते हैं और उसकी पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। वैसे ही अगर हमारे पास कोई इंटीजर होता है x डी टी, अगर हमें इंटीग्रेट करना होता है 0 to t, अब यहाँ पे डी टी है, x अलग वेरिएबल है, t अलग वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर इसे इंटीग्रेट करना हुआ तो x तो एज इट इज रहेगा 0 to t, x एज इट इज रहेगा, हमें पावर ऐड करनी है, उसमें हम माइनस करते थे डिफरेंशिएशन में, हमें पावर ऐड करनी है। तो यहाँ पे t का वेरिएबल कोई नहीं है, हम उसे 1 कंसिडर कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, t डी टी। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेट हो चुका है, ये xt आ चुका है हमारे पास, तो ये वाली रिप्रेजेंटेशन अब चेंज होके क्या हो जाएगी, 0 to t। ठीक है, अब ये था डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए। अब देखो अगर हमारे पास सेम वेरिएबल हुए, मेडिकल वाले ध्यान देना प्लीज, शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ, अगर आपको डिटेल में पढ़ना हुआ तो आप किसी से ऑनलाइन टॉपिक भी पढ़ सकते हो। तो ये आपके पास 0 to t, अगर आपके पास खाली dt है, ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं आपके पास, आपको 1 लेना है, तो ये भी क्या आ जाएगा, t 0 to t। अब इसे फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, t की वैल्यू, अब मान लो मैंने जो यहाँ पे वेरिएबल लिया है खाली 0 to t, अगर हम t की वैल्यू 1 पुट करते हैं, यहाँ पे भी 1 पुट करते हैं, तो जो ये होता है हम इसे अपर लिमिट बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। तो हम ये क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 - 0 क्या हुआ, इक्वल्स टू 1। तो
इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू dt विल बी 1 फॉर लिमिट 0 to 1। ठीक है, समझ ना आए तो इसे पूछ लेना मुझसे। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, अभी से रियल एप्लीकेशन में अप्लाई करती हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इक्वेशन 1। ठीक है, टाइम की लिमिट्स क्या है, 0 to t एफ वेक्टर डी टी, और इधर क्या आ जाएगी हमारी लिमिट्स, क्या कंसिडर करी हमने, p1 और p2, p1 वेक्टर और p2 वेक्टर और dp वेक्टर। ठीक है, इधर हमारा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, p वेक्टर, p1 वेक्टर और p2 वेक्टर। 0 to 2 एफ वेक्टर dt वैसे ही रहेगा यहाँ पे। 0 to 2 एफ वेक्टर dt को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये चाहिए इम्पल्स के मैथमेटिकल फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए, तो हम इसे एज इट इज रहने देंगे। हम सिर्फ मोमेंटम वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे यहाँ पे ऑन इंटीग्रेशन। तो अब हमारे पास अपर लिमिट क्या है यहाँ पे p2 वेक्टर और लोअर लिमिट क्या है p1 वेक्टर। ठीक है, तो हम सिंपल p वेक्टर की जगह p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर पुट कर देंगे। तो ये क्या आ गया, 0 to t एफ वेक्टर डॉट डी टी। ठीक है, देयरफॉर इम्पल्स कैसे हुआ, ये हमने यहाँ पे ड्यूरेशन बहुत ही स्मॉल लिया था ना, तो वेरी स्मॉल है, फोर्स फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स ना। तो इम्पल्स हम कैसे लिख सकते हैं, 0 to t एफ वेक्टर डी टी। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम हो सकता है ना। अगर आप इसे सॉल्व भी कर दो, मैं इसे भी सॉल्व कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। एफ वेक्टर t 0 to t, लिमिट्स डाल दी मैंने, p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर। ठीक है, एफ वेक्टर t माइनस 0, p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर। अब देखो यहाँ पे t का मतलब ये है, यहाँ पे t वेरिएबल लिखने का मतलब ये है कि t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। ठीक है, वेरिएबल है ये। जो हम नंबर्स अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स मतलब जो चीज़ वेरी कर सकती है। हेयर टी कैन बी, आप लिख भी सकते हो, हेयर टी कैन बी 0 1 2 3। ज़्यादा लार्ज वैल्यू मत लिखना क्योंकि अगर ज़्यादा लार्ज वैल्यू हुई तो वो इम्पल्स नहीं रहेगा। तो एफ वेक्टर टी इक्वल्स टू p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर। तो ये क्या हुआ, फोर्स डॉट टी, और ये क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। आप यहाँ पे ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर आगे। तो ये किसके इक्वल हुआ, इम्पल्स के, क्योंकि हमने कंडीशन क्या ली थी, फोर्स अप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम इम्पल्स ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ये हुआ हमारे पास वेक्टर फॉर्म में। अब स्केलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो मैंने आपको अभी मैथमेटिकल वैल्यू लिखाई थी, एफ डॉट टी फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू p2 माइनस p1। सिर्फ वेक्टर्स हट जाएंगे, बाकी कुछ नहीं है। तो ये था आपके पास एक छोटा सा टॉपिक, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम दैट प्रोड्यूसेस चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप डेफिनेशन लिख भी सकते हो, मैंने क्लियर बोल ली है अगर कोई ध्यान से सुने तो। अब है हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सिंपल सा है, जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे हमें उतनी ही फोर्स से वापस धक्का लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्शन है वो क्या होता है, कॉज ऑफ फोर्स। फोर्स अप्लाई होगी तभी तो एक्शन होएगा, जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो एक्शन तो होगा ही नहीं। और जो रिएक्शन है वो क्या होता है यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ फोर्स। सिंपल है। अब देखो, अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, इफ देयर आर
टू सिस्टम्स ए एंड बी, दो सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं हम ए और बी। लेट इट बी अ बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल, ठीक है, लेट इट बी अ बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल। बॉल कंसिडर कर लिया हमने एक टेबल पे प्लेस्ड, ठीक है। एक बॉल को हम ए सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं और टेबल को बी। तो एक फोर्स जो है वो बॉल टेबल पे लगाएगी और दूसरी फोर्स क्या है जो टेबल बॉल पे लगाएगा, बिकॉज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल और अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो फोर्स ऑन बी बाय ऑब्जेक्ट ए या फोर्स ऑन बी बाय ऑब्जेक्ट ए, फोर्स ऑन अ बॉडी बी, मतलब बी कौन सी है हमारे पास यहाँ पे टेबल और ए कौन सी है बॉल। तो जो फोर्स होगी बाय बी ऑन ए हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी ए, और फोर्स ऑन बॉडी ए बाय बी वो कैसे रिप्रेजेंट होगी, एफ ए बी, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की वजह से ये दोनों क्या होंगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नॉट इन डायरेक्शन, जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्शन में भी इक्वल हो, ठीक है। अगर दो सिस्टम गिवन हो और एक की फोर्स आपको दूसरे पे लिखना हो कि जो एक ऑब्जेक्ट है दूसरे पे कैसे लगा रहा है, तो आपको रिप्रेजेंटेशंस कैसे लिखनी है, फोर्स ऑन बी बाय ऑब्जेक्ट ए, फोर्स ऑन बी बाय ऑब्जेक्ट ए और फोर्स ऑन बॉडी ए बाय बी दोनों कैसे रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। अब इसके बाद है हमारे पास न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना, वो हमारा ओरिजिनल लॉ ऑफ मोशन है। उससे जो है हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी डिराइव कर सकते हैं और थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी डिराइव कर सकते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे डिराइव कर सकते हैं। हम बस उसकी आज डेरिवेशन लिख लेंगे, क्योंकि कई बार आपको वो एग्जाम में आ भी जाती है शॉर्ट आंसर्स में कि हाउ टू, या फिर क्वेश्चन ये आएगा डिराइव फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो उसके लिए आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो देख लीजिए। तो ये है टॉपिक क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो लिख लेते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है उसकी कंडीशंस क्या है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। नो एक्सटर्नल फोर्स है तो मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। क्यों, अब देखो नो एक्सटर्नल फोर्स है तो हम क्या पुट कर देते हैं, यहाँ लिख लेना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, ठीक है। वैसे मत लिखना क्योंकि हमें डिराइव करना है ये। तो एक्सटर्नल फोर्स हम जीरो कंसीडर कर लेते हैं, कंडीशन पुट कर लेते हैं। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एम ए वेक्टर भी तो जीरो होगा। तो जो मास है बॉडी का वो तो जीरो हो नहीं सकता, मास कैन नेवर बी जीरो। कोई भी बॉडी है वो एक मास तो पोजेस करती है, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है। फिर हम इसीलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो एक्सेलरेशन है जीरो है हमारे पास। अब हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, एज वी हैव v इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी। ये पूरी एंटायरिटी जीरो हो जाएगी, जीरो इंटू टी जीरो, तो वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है,
जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा, और जो ऑब्जेक्ट मोशन पे है वो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। ठीक है, अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। यहाँ पे भी हमने करा, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करी और ऑब्जेक्ट जो है उसी वेलोसिटी से चलता रहा। ठीक है, ये हो गया कि आपने फर्स्ट लॉ कैसे डिराइव करना है। अब देखते हैं थर्ड लॉ कैसे डिराइव करना है। थर्ड लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ, इजी है ये भी। अभी हमने देखा था, हमने एफ वेक्टर को इज इक्वल टू डीपी वेक्टर अपॉन डी टी पुट करा था ना, सिंपल सा। एफ वेक्टर इज इक्वल टू डीपी वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर। एफ वेक्टर इज इक्वल टू डीपी वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर। आप वो वाली डेरिवेशन लिख भी सकते हो जो मैंने साइड में छोटी सी करी है, टू मेक योर डेरिवेशन लेंथी। मैंने सुना है कि एचपी बोर्ड्स में ज़्यादा लेंथी डेरिवेशंस प्रेफर की जाती हैं। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू डीपी वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर। हम दो सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं, वही जो मैंने अभी कंसिडर करे थे। कंसिडर टू सिस्टम्स ए एंड बी। अब मैंने दो एक सिस्टम क्यों कंसिडर करे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ना एक ये पॉइंट भी है कि जो फोर्सेज हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगी। मतलब कि अगर आप वहाँ पे फोर्स लगा रहे हो तो जो नेचर है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी अप्लाई कर रहा है। तो मतलब कि आपकी जो अमाउंट ऑफ फोर्स है उसकी इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रही है। तो कोई भी फोर्स अकेली नहीं है, लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, तो अब वहाँ पे बाय बी ऑन ए को हम कंसिडर कर लेते हैं डी पी वन, और बाय ए ऑन बी को हम कंसिडर कर लेते हैं डी पी टू वेक्टर। ठीक है, अब हम दोनों फोर्सेस को प्लस कर लेते हैं, एडिंग बोथ फोर्सेस। एफ बी ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डी पी वन वेक्टर प्लस डी पी टू वेक्टर। ठीक है, अब जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में है उसमें मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। अब वो क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है, एज वेलोसिटी इज कांस्टेंट सो मोमेंटम विल आल्सो बी कांस्टेंट। तो एज आप कंडीशन लिख सकते हो यहाँ पे, एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। यहाँ पे भी आप कंडीशन ले सकते हो, एज, इससे कंफ्यूज मत होना, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, देयरफॉर जो मोमेंटम है वो हम कंजर्व्ड या फिर कांस्टेंट लेंगे। आप लाइन लिखना, देयरफॉर मोमेंटम कैन बी कंसिडर्ड एट कांस्टेंट। और कांस्टेंट की डेरिवेशन क्या होती है, अगर आप कांस्टेंट हो कोई भी डेरिवेट करो, कांस्टेंट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 1 2 3, उसका डेरिवेशन हमेशा क्या होता है, इक्वल्स टू 0। तो हम एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 पुट कर सकते हैं। एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए वेक्टर। जब तक आप लोग खुद नोट्स नहीं मांगोगे तब तक मैं भी आपको नोट्स नहीं दूंगी। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आपके फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ आपके बहुत सारे नोट्स बन चुके हैं, क्योंकि आपको उन तीनों लॉज की एप्लीकेशन भी लिखनी है, इम्पल्स की आपको एप्लीकेशंस भी लिखनी है, क्योंकि रीजनिंग में वो आ जाती हैं। सो आप जब तक खुद पढ़ना शुरू नहीं करोगे तब तक आपका फिजिक्स शुरू नहीं होगा। थैंक यू।